फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल इस गोल में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। हम लोगों ने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने वीडियो अपलोड्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए। आइए इनके लाभ को जानते हैं। जवाब है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। पहला है, यह एक वर्षीय पौधा है, वे इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था मटर के पौधे को। दूसरा है, इनमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। तीसरा है, इसके स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। चौथा है, मटर के पौधे में नर व मादा एक ही में मिल जाते थे। यह पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। पांचवा है, इन पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। तो हम लोगों ने देख चुका क्वेश्चन था, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुआ। तो इसका जवाब हम लोगों ने देख चुके हैं, 5-6 लाभ देख चुके हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला है प्रभाविता और अप्रभाविता। दूसरा है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तीसरा है एक संकर और द्विसंकर। तो आइए देखते हैं अंतर। पहला है प्रभाविता और अप्रभाविता। प्रभाविता का पहला देख लेते हैं अंतर। इनमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। और प्रभाविता में देखते हैं, इनमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है। दूसरा है, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई पड़ते हैं। और अप्रभाविता का दूसरा लक्षण है, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती। दूसरा है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। आइए इनको देखते हैं। समयुग्मजी, इनमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे में कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखते हैं विषमयुग्मजी में, इनमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे में कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो समयुग्मजी का एक हो चुका है, विषमयुग्मजी का एक हो चुका है। दूसरा देखते हैं, जनक के समय एक ही प्रकार के युग्म बनाते हैं और विषमयुग्मजी अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाते हैं। इसमें समयुग्मजी का तीसरा है, इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होती है। और विषमयुग्मजी, इसकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। अगला है एक संकर और द्विसंकर में अंतर। आइए इनको देखते हैं। एक संकर और द्विसंकर। एक संकर का पहला है, एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। और द्विसंकर का पहला है, दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एक संकर में दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है और द्विसंकर में दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एक संकर का दूसरा है, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषमयुग्मजी हो। और द्विसंकर ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो। तीसरा है, सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है, द्विसंकर में दो लक्षणों में भिन्न होता है। तो हम लोगों ने देख चुके हैं कि द्विसंकर और एक संकर में अंतर, और उससे पहले हम लोगों ने देखा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर, और उससे भी पहले देखा हम लोगों ने प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। जवाब है, जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, अर्थात किसी त्रिशंकर में तुलनात्मक लक्षणों के 3 जोड़े जीन होते हैं, प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, तो द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी होता है। जैसे में लंबे पीले तथा गोल बीज वाले शुद्ध जनकों का संकरण नाटे हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराने पर F1 पीढ़ी में प्राप्त संकरण लंबे गोल और पीले बीज वाले पौधे की विषम युग्मजी जीन संरचना T स्मॉल t, R स्मॉल r और Y स्मॉल y होती है। इससे 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं, T, R, Y, और दूसरा है T, R स्मॉल y, तीसरा है T स्मॉल r, Y, चौथा है T स्मॉल r स्मॉल y, पांचवा है स्मॉल t R, छठा है स्मॉल t R स्मॉल y, सातवां है स्मॉल t स्मॉल r Y, आठवां है स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल y बनते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी के सदस्यों के जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र होकर नए नए संयोग बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप सब अपने अंदाज से लिख सकते हैं, बस हम एक तरीका बताते हैं कि आप लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। जवाब है, एक ही लक्षण के लिए भी प्रयासी पौधे के मध्य संकरण एक संकरण क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के पौधे यानी T व बौने स्मॉल t पौधे के मध्य कराया गया संकरण। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजी यानी T स्मॉल t होते हैं। F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक T बौनेपन के कारक है पर प्रभावी होती है, कारक अप्रभावी होती है, अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती है। सभी F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तब इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है T का क्रॉस स्मॉल t में कराया जा रहा है। T स्मॉल t, तो यहाँ पे बनेगा T स्मॉल t, ये जाएगा इससे और ये जाएगा इससे, तो यहाँ पे भी हो T स्मॉल t। बाकी और जितने भी होंगे सब T और स्मॉल t ही बनेंगे, लेकिन T वहाँ पे काम ज़्यादा करता है क्योंकि उसी के वजह से लंबापन आता है पौधे में। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। तो इनका जवाब है, F1 जीव का समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। इसे निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा है T, तो इसको दो पार्ट में T और T। यहाँ पे स्मॉल t दिया हुआ है, तो वैसे भी स्मॉल t और स्मॉल t लिख सकते हैं दो पार्ट में। तो ये दर्शाया गया है, आपके बुक में भी होगा, प्लीज आप उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन कीजिए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं।
एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजीय मादा जैसे में शुद्ध नाट्य पौधे और विषमयुग्मजीय नर जैसे संकरण लंबे पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्री संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषमयुग्मजीय और 50% समयुग्मजीय प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, जैसे यहाँ दर्शाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीले पौधे वाले लंबे पौधे का संकरण हरे बीज वाले पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है, लंबे हरे या फिर बौने हरे। तो यहाँ पे क्रॉस कराया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं और इसका जवाब दिया है लंबे हरे के फिनोटाइप संतति 6 है और बौने हरे की फिनोटाइप संतति 2 है। तो सबसे ज़्यादा लंबे की है तो लंबे की ज़्यादा होगी। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 विषमयुग्मजीय जनकों का क्रॉस है और एक किया गया। मान लीजिए 2 स्थल संलग्न है तो द्विसंकर में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के एक साथ वंशागत होने को जीन संलग्नता या जीन संलग्न जीन कहते हैं। संलग्न जीन्स द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों को संलग्न लक्षण कहते हैं। जीन संलग्नता के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए। ये मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकरण के समान थे। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्रों वाली मादा मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल नेत्रों वाली मक्खियों के साथ किया। इनसे प्राप्त प्रथम पुत्र संतति F1 पीढ़ी के सदस्यों के परस्पर क्रॉस करने पर उन्होंने पाया कि ये 2 जोड़ी जीन्स एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हुए और F2 पीढ़ी का अनुपात मेंडल के नियमानुसार प्राप्त अनुपात है 9:3:3:1 से काफ़ी भिन्न होता है। यह अनुपात 2 जीन्स स्वतंत्र कार्य करने पर अपेक्षित था। यह संलग्नता के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है कि F2 पीढ़ी का अनुपात मेंडल के नियमानुसार प्राप्त अनुपात 9:3:3:1 है। तो ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर बार आया भी है। तो प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिकी के T.H. मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो आइए हम लोग इनका उल्लेख करते हैं। तो उत्तर में है आनुवंशिकी के T.H. मॉर्गन के योगदान निम्नलिखित है। पहला है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। दूसरा है, मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस वंशागति की खोज की। तीसरा है, मॉर्गन व उनके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन्स युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन्स के बीच की दूरी मानकर आनुवंशिक मानचित्र की रचना की, जो गुणसूत्रों पर जीन्स की स्थिति को दर्शाता है। तो 3 हम लोग का हो चुका है। चौथा देखते हैं, मॉर्गन ने जीन्स की उत्परिवर्तन की खोज की। 5वां है, मॉर्गन ने विनिमय संलग्नता की खोज की। 6ठा है, उन्होंने संलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादित किया। 7वां है, मॉर्गन ने अजनकीय जीव संयोजनों को पुनर्योजन का नाम दिया था। तो 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। वंशावली विश्लेषण मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवंशिकी के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते, अतः मानव आनुवंशिकी के अधिकांश तथ्य जन समुदायों के अध्ययन एवं अन्य जीवों के आनुवंशिकी पर आधारित है।
मानव के आनुवंशिक लक्षणों या विशेषकों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस ने 2 विधियां बताई है। पहला है कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों का प्रदर्शन करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन पहला है, और दूसरा है ह्यूमजों के अध्ययन से आनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना। ये सर फ्रांसिस गैल्टन के 2 विधि है। आगे देखते हैं, मानव आनुवंशिकी के वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेषण, लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीक को अग्रांकित चित्र में दिखाया गया है। ये पिक्चर आप सबके बुक में आराम से मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हल हो चुका है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सबके लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि आप लोग बड़ा बड़ा देखिए और समझिए, लेकिन आप लोग उसको कैसे लिखेंगे ये आप पर निर्भर करता है। तो आप लोग जितना इसे शॉर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बस एक तरीका बता दें कि आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आइए देखते हैं इनका जवाब। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो उत्तर है, लैंगिक जनन करने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी, और दूसरा है एक लिंगी। तथा मादा के शारीरिक संरचना में अंतर भी होता है, इसे लिंग कहते हैं। एक लिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैकक्लॉग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इसकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। आइए लिंग निर्धारण के गुणसूत्र सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों यानी मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला समजात गुणसूत्र और दूसरा लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है जिसे 2x यानी द्विगुणित से प्रदर्शित करते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, x तथा y। स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र यानी x समान होते हैं तथा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं जैसे xy। युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारित करती है। की XY विधि। इस विधि में स्त्री के दोनों लिंग गुणसूत्र XX होते हैं तथा पुरुष के एक लैंगिक गुणसूत्र X और दूसरा Y होता है। स्त्री में अंडजनन द्वारा बने सभी अंडाणु के दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक X अलैंगिक गुणसूत्र होता है A+X। इस प्रकार के सभी अंडाणु जीन संरचना यानी A+X में समान होते हैं, अतः स्त्री को समयुग्मकी लिंग कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष के शुक्राणु जनन में बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा X गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं के दैहिक गुणसूत्र का एक अगुणित सेट तथा Y गुणसूत्र होता है। इस प्रकार 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु A+X तथा 50% शुक्राणु X+Y गुणसूत्रों वाले होते हैं, अतः पुरुष को विषम युग्मक लिंग कहते हैं। पुरुष को विषम युग्मक लिंग कहते हैं और स्त्री को सम युग्मक लिंग कहते हैं, ये याद रखिएगा। निषेचन के समय यदि A+Y शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान उत्पन्न होती है। यदि अंडाणु का समेकन A+X शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान उत्पन्न होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समेकन शुक्राणु के साथ होता है, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पर है 2A+XX, तो यहाँ पे 2A है तो यहाँ पे आ जाएगा A+X और यहाँ पे आ जाएगा A+X 2, यहाँ पे आ गया। ऐसे ही लिंग निर्धारण होता है।